नमस्कार, मैं आदर्श मिश्रा आज फिर एक बार रंगबाज सेना अध्यक्ष श्री सुनील पटेल जी के साथ। पटेल जी, काफी दिनों बाद आज फिर मैं इसलिए आया हूँ कि जो देश में उथल पुथल चल रही है, कोई कह रहा है कि कोर्ट के निर्णय बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, कोई कह रहा है रामनवमी पे दंगा हो रहा है, कोई ममता बनर्जी से परेशान है, कोई योगी जी से परेशान है। तो उन्हीं कुछ बातों को लेकर आज मैं फिर आपके पास आया कि आपका विचार क्या है। सबसे पहले तो मैं करंट पे ही आता हूँ कि रामनवमी में जो हर जगह दंगे हो रहे, पत्थरबाजी हो रही, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, रामनवमी या कोई भी त्योहार होता है, चाहे वो हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, हमारा तो एक बिल्कुल एग्जैक्ट मानना ये है कि जितनी भी शोभा यात्रा हैं और जितने भी ये जुलूस धार्मिक रूप से निकाले जाते हैं, इन सबको बैन कर देना चाहिए। क्योंकि एक मिनट इसलिए कह रहा हूँ कि आज की ये बात नहीं है, आज से सैकड़ों साल पहले से, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, तब से मैं इन्हीं जुलूसों और इन्हीं जो यात्राएं निकलती है धार्मिक वाली, उसी में दंगे फसाद और दंगे होते हुए देखता हूँ। नहीं, सब में दंगे कहाँ होते हैं सर। आप देखते हैं कि ताजिया, मुस्लिम का ताजिया निकलता है, उसके बाद रमजान चल रहा है, ईद मनाते, तो कोई हिंदू पत्थर नहीं मारता। इस पे आप क्या कहेंगे? बात ये नहीं है कि कौन किसको क्या कहता है, कौन नहीं करता है, लेकिन मुद्दा ये है कि कलम टूटी हुई है, लिख नहीं सकती। आप ये देखिए कि दंगे होते क्यों हैं, यही जुलूस निकलते तभी तो होते हैं। इसमें ऊपर से घी डाला जाता है और हमारा जो युवा है मारा जाता है या जेल जाता है। झेलता कौन है? सबसे ज्यादा झेलने वाला वो युवा ही है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। जो चीज 100 साल में नहीं सही हो पाई, 50 साल में नहीं सही हो पाई, तो पिछले आने वाले सब कितनी सख्ती कर दोगे आप? तो कितने लोगों का घर गिरा दोगे, कितने लोगों के घर गिरा दोगे? लेकिन मूल चीज है, मूल आप उसकी जड़ को नष्ट नहीं करोगे तो ये चीजें खत्म होने वाली नहीं। तो आप क्या आस्था के खिलाफ हैं? आप कह रहे रामनवमी को लोग राम की शोभा यात्रा ना निकाले? अरे भाई, राम आस्था का मतलब हमारे घर में मूर्ति रखी हुई है, हम वहां पे पूजा करते हैं। सड़क पे जा रहे हैं जो राम हैं, क्या उनकी पूजा करना आस्था कुछ अलग हो गई क्या? क्या घर की आस्था अलग है, मंदिर की आस्था अलग है, बड़े मंदिर की आस्था अलग है, उससे बड़े मंदिर की आस्था अलग है? सब जगह राम अलग अलग है क्या? सब जगह राम अलग नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर जुनून होता है, खुशी होती कि रामनवमी आई है तो मैं जाके एकदम आराम से अपना झंडा लहराऊं। लोगों के अंदर, आज के युवाओं के अंदर, आप बुरा मत मानिएगा पत्रकार साहब, पूरे देश में तो नहीं, उत्तर प्रदेश में मैं जरूर देख रहा हूं कि जब से ये नोटबंदी आई है, जब से ये कोरोना आया है, आप ये देखिए कि वो रौनक चेहरे पे युवाओं के नहीं मिल रही है। हम देखते हैं हर लड़का परेशान है, हर युवक परेशान है, क्योंकि रौनक पैसे से आती है और सबकी जेबें खाली है। कोई 2000 रुपए का भूखा, कोई 5000 का भूखा, कोई 100 रुपए का भूखा, कोई 50 रुपए का भूखा है, आदमी नहीं हो पा रहा। इस जो मुद्दा, ये जो मुद्दा है, उस मुद्दे को कौन तोड़ करेगा? हम कहते हैं ठीक है, देश बदला, देश में अच्छे काम हुए, देश में बहुत प्रोग्रेस हुई, लेकिन जो अब वही बात आ गई कि घर तो आपने महल बना लिया, घर महल बना लिया, लेकिन अपने बीवी बच्चों को कुछ नहीं दिया। वो बेचारे उसी तरह से रह रहे हैं जिस तरह से पहले रह रहे थे, उससे ज्यादा खराब पोजीशन में रह रहे हैं। नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी आने के बाद बेरोजगारी बढ़ गई? हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, ना हम किसी सत्ता के विरोधी हैं, ना हम किसी के विरोधी। मैं अपनी बात कहता हूँ, रंगबाज सेना एक संगठन है, वो अपनी बात कहने का हकदार है। हम अपनी बात ये कहते हैं, लोगों को अपनी तरफ, हम अपने सिद्धांतों की बात ये करते हैं कि आपने देश को, जो देश एक प्रोग्रेसिव था, जिसको कहते हैं, एक होता है कि देश डेवलप्ड और एक होता अनडेवलप्ड। तो डेवलपिंग कंट्रीज को आप डेवलप कंट्री की तरफ ले जा रहे हो। देश ने विकास किया, देश में आर्थिक जो भी काम किया आपने ठीक किया, पैसा लगाया, जो भी किया, लेकिन आपके अंदर रहने वाले लोग वो परेशान हैं। इस सब चीजों पे आपने ध्यान नहीं दिया।
सरकार कोई हो, हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहे। नहीं, तो आपका एक जो संगठन है रंगबाज सेना, अपने रंगबाज सेना के माध्यम से मैंने कई बार देखा है कि आप युवाओं को रंगबाज बनाने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपने एक अभी स्लोगन निकाला था कि अगर ऊंचा उड़ना है तो बाज बनो, और अगर सक्सेस होना है तो रंगबाज बनो। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो कि जुलूस निकालते रहो या आगे बढ़ने के लिए कुछ करो? तो आप इसमें क्या संदेश? हमारा तो आज भी मानना ये है कि मेरे तो दो ही नारे हैं, शुरू से मैं लगाता भी हूँ, सुनाता भी हूँ। रंगबाजों का रंगबाज वही होगा, या इसको यूँ कह सकते हैं, रंगबाजों का रंगबाज वही होता है जो गुंडा बदमाश नहीं होता है। जिसके दामन में कोई दाग नहीं, उससे बड़ा कोई रंगबाज नहीं। ये मूल हमारा, ये तो सर एक आपका उद्देश्य हो। सुन लीजिए, आज की डेट में या बहुत पहले से जो एक संगठन होता है, संगठन काम करता है समाज के लिए, समाज की जो प्रॉब्लम्स है उसी के लिए तो काम करता है। राजनीतिक दल भी समाज के लिए ही तो काम करते हैं, समाज को आगे ले जाने का ही तो काम करते हैं। एक नेता बाहर तो कहता है, नेता जब वो वोट डालने का फॉर्म भरता है तो उसमें समाज सेवी लिखता है, उधर नेता कहता है, अंदर समाज सेवी लिखता है। तो समाज सेवी और नेता में मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कारण क्या है कि वो अपने ऐसे चीजों को लाने की कोशिश करता है कि ये हमारे बहकावे में आ जाए और हमको वोट दे दें और हमारी नेक्स्ट सरकार फिर बन जाए। मानते हैं आप? आज की डेट में जो वातावरण चल रहा है, क्योंकि हम आज पे ज्यादा बात करते हैं, इतिहास पे नहीं जाते हैं, उस पे आप देखिए कि एक जो पार्टी है वो कहती है कि जितने दलित हैं वो हमारी तरफ आ जाए। काशी राम जी की मूर्ति लगती है, कहीं कुछ लगता है, टोटल मिलाकर के दलितों को एक चीज पे रिझाने का प्रयास होता है कि तुम दलित हो, संगठित रहो और हम ही तुम्हारे सबसे बड़े बॉस हैं, हम तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं। उसके लिए वो जितना कुछ करना होता है वो सब करते हैं और ये सब बहकावे में आते हैं और उनके पीछे लगे रहते हैं। दूसरी पार्टी कहती यार ये जो पिछड़े हैं इनको अपनी तरफ कैसे लाया जाए, तो ये लोग जाति गणना की बात करते हैं कि जाति जनगणना हो गई तो तुम्हारे ये फायदे होंगे, तुम्हारा वो फायदा होगा, तुम्हारा ये फायदा होगा। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि वो जाति जनगणना पे बात कर रहे हैं और वो दलितों पे बात कर रहे हैं। तीसरा एक गुट और तैयार है, वो कहता है सबको अपने में घसीट लो, तो वो हिंदुत्व की बात कर रहा है कि यार हिंदू बन जाओ, सब लोग हिंदू लिखो, जाति खत्म कर दो, सारी चीजें खत्म कर दो, हिंदू बन जाओ तो बेहतर। तो ये जो बातें हो रही है, इन तीनों पार्टियों में से एक भी हमें बड़ी पार्टी बता दीजिए जो सारे युवाओं को ये सिखाए कि बेटा एक ही रास्ता है, ना तो मेरे पीछे जाओ, ना इनके पीछे जाओ, ना इनके पीछे जाओ, तुम पढ़ो और खूब पढ़ो। पढ़ने के बाद आप एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद आप आगे बढ़ो। दूसरी बात, कोई ना कोई हुनर सीख लो, उच्च शिक्षा ले लो, किसी भी कंपनी में आप चले जाओ या अपना व्यवसाय बनाओ। हर माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बनाना चाहता है, नौकर ही बनाना चाहता है। कभी वो किसी को तुमने सुना, तुम्हारे माँ बाप ने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने ये कहा कि बेटा पढ़ लिख लो, तुम बिजनेस कर लेना, कहा? आप यहीं पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आप कह रहे हो कोई सरकारें नहीं कर रही, जो तत्कालीन सरकार चल रही है वो तो स्किल डेवलपमेंट के लिए चला रही है, कौशल विकास योजना चला रही है कि आओ बेटा पढ़ो, आगे बढ़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो। आप कह रहे कि कोई नहीं चला रही, जो तत्कालीन की बात कर रहे हैं। मैं माहौल की बात कर रहा हूँ। मैं जो एक माहौल, घर का माहौल होता है ना, घर के माहौल में क्या होता है कि फूल भी चढ़ाए जाते हैं और अगरबत्ती भी चढ़ाई जाती है और बढ़िया इस तरह का माहौल रखा जाता है कि घर का एटमॉस्फेयर बढ़िया है। देश सरकार का काम क्या है? सरकार का काम यह है कि सारी चीजों में जैसे हमने एलटी किया था, एलटी में एक जो मेन लाइन थी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, पूरी शिक्षा में जो टीचर करता है वो एक स्टूडेंट का पूरा डेवलपमेंट करता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो पढ़ाई से हो, चाहे वो बोलने से हो, चाहे वो भाषण देने से, चाहे हर चीज का ऑल राउंड डेवलपमेंट। एक सरकार भी ऑल राउंड डेवलपमेंट का काम करती है।
तो सरकार तो हर क्षेत्र में काम करती है, लेकिन राजनीति जो होती है जिससे युवा भटकते हैं, युवा बरगलाए जाते हैं, वो चीज आती है जातिवाद कि भाई मैं दलित हूं तो दलित वाली पार्टी है तो तुम ये करो तो ये करो तो हमको वोट मिले। किसी तरह से तो जो भटक जाता है ना युवा उनके पीछे चलने लगता है, पढ़ाई छोड़ देता है, वो कुछ सीखने के बजाय वहां चलता है। होता क्या है नतीजा कि उसका समय बीत जाता है या उसके कम नंबर आते हैं, आरक्षण के चक्कर में पड़ जाता है तो या किसी की नौकरी करने लगता है। अल्टीमेटली इस देश का, किसी भी देश का जो विकास होता है वो होता है व्यवसाय से, आर्थिक व्यवसाय। अगर सारे लड़के बिजनेस करने लगे, सारे लड़के टर्नओवर करने लगे, छोटे से पानी दुकान खोलने से लेकर सब्जी दुकान से लेकर के परचून की दुकान से लेकर के आप ऊपर चले होटल रेस्टोरेंट कुछ भी ऊपर तक बहुत बड़ा मॉल, बहुत बिजनेस है, तो उस बिजनेस की तरफ ये पार्टियां अपने मैनिफेस्टो या उस सब चीजों में ला करके मुख्य मुद्दे पे काम नहीं करती हैं। अंदर सरकार मेरी बन जाए तो अब तो तुमको करना ही करना है, तुम भाग के कहां जाओ। समझ गया मैं आपकी बात। आप माननीय पटेल जी का कहना है कि युवाओं को झंडे उठाने का छोड़ के, युवाओं को यात्राएं छोड़ के, युवाओं को इधर उधर के दंगा फसाद छोड़ के अपने डेवलप पे ध्यान देना चाहिए और हर तरीके से ये सोचना चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़ें। आप एक बात का मेरे जवाब दे दो। मैं अपनी पार्टी, जो संगठन हमारा रंगबाज सेना है, हमारी जो विचारधारा है, अगर आप जाति के चक्कर में, इन पार्टियों के चक्कर में, इन नेताओं के चक्कर में या अपने घर वालों के चक्कर में उनके कहे पे अगर चलोगे तो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट यू? आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है कि हम ये काम करें? आप छोड़ दो। हम तो कल या बीच में यूट्यूबर्स के जो हिस्ट्री है वो पढ़ते हैं, जो बच्चे कर रहे हैं काम, वो ये कहते हैं कि हमारे घर वाले तो हमको नौकर बनाना चाहते थे, जो अंग्रेज दे गए कि एक मानसिकता दे गए सबको कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फलाना बन जाओ, तो आपका लाइफ सेव हो गई। लाइफ में अगर रिस्क नहीं लोगे, अडानी को गाली देने वाले करोड़ों मिल जाएंगे आप इस देश में। अडानी की तरह बनाने वाला कितना मिलेगा आप बता दो जरा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अंबानी को गाली देने वाले ये जितने पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं विपक्षी, सब मिल जाएंगे। अंबानी की तरह बनाने वाला एक भी पार्टी हमको दिखा दीजिए तो बता दीजिए। रंगबाज सेना है। रंगबाज सेना ये कहती है कि तुम इनकी बुराई मत करो, किसी की बुराई मत करो, उससे सीखो कि वो वहां तक कैसे पहुंचा। उस पहुंचने के लिए जो आप प्लान करते हो, जो मेहनत करते हो, जो काम करते हो, वही आपके काम आएगी। अगर आप मजबूत नहीं हो तो आप दूसरे के घर में कुंडी भी बंद कर लेंगे, अरे यार आया होगा पैसे से मांगने। अगर आप मजबूत है तो आपके घर लोग चल के आएंगे। तो इसका कोई चारा नहीं है। आप शिक्षा से, आप हुनर से, आप अपनी हिम्मत से ही आगे बढ़ सकते हैं और ये मूल मंत्र है आपको आगे ले जाने का। उसको छोड़ करके आप चाहे इतना भटको फिर वहीं आ जाओगे। बहुत अच्छा संदेश लगा आपका जो आपने युवाओं के लिए दिया कि पार्टियों के बहकावे में आके इधर उधर के काम ना करके अपने शिक्षा, अपने हुनर और आगे बढ़ने का काम करें। लोग कहते हैं आप रंगबाज कैसे बनाते हो, तो हम क्या पैसे देते हैं क्या, या हम किताबें बांटते हैं क्या, या हम कुछ वो योगा की क्लासेस चलाते हैं क्या, हम क्या कुछ और करते हैं क्या? हम सिर्फ ये संदेश देते हैं युवाओं को कि आप केवल सोचो, आपको मंच मिल गया, आप बोलना भी बहुत अच्छा जानते हो, लेकिन आपको शर्म आती है, आपको अंदर से झिझक है, आप बोल ही नहीं पाते हो, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, आपसे एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको नई शिक्षा नीति के बारे में मालूम ही नहीं, आपको आज क्या हो रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपको पता नहीं, कुछ बोल पाओगे? तो अगर आप आज का जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बहुत हुए हैं, सारे प्रधानमंत्री, सारे मुख्यमंत्री, सारे लोग हैं, इनके अंदर क्या गुण है? ये हुनर हम बात कर रहे हैं, हुनर की बात कर रहे हैं। कोई इंटर पढ़ा हो या बीएससी करा हो या नहीं पढ़ा हो, इससे नहीं मतलब है। उसको अपने काम की महारत हासिल है, वो स्टेज पे जाकर के 1000-10,000 पढ़े लिखों को इस तरह से समझा देगा कि वो समझ कर ताली बजा करके चले आएंगे। इस हुनर को सीखने की बात हम युवाओं से कहते हैं और सारे युवाओं से यही बात करते हैं कि अगर आपको
जब परीक्षा देने जा रहे हो, आपने पूरी पढ़ाई करी होगी, जम के पढ़ाई करी होगी, तो उस दिन का आप अपना अंदर कॉन्फिडेंस देख लीजिएगा और एक पर्ची जेब में रख लीजिएगा नकल की, और तब जाइएगा। जैसे ही एग्जाम का पर्चा आएगा, आप पर्ची पे ध्यान रहेगा, आपको जितना याद है वो भी आप भूल जाओगे। तो कॉन्फिडेंस आपके हुनर से आता है, आपके काम से आता है, आपकी पढ़ाई से आता है, आपके कॉन्फिडेंस से ही आपका आत्मबल बढ़ता है। यही हम लोग प्रचार करते हैं, इसी पे हम लोगों की सोच आगे काम करती है। युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश है आपका। अब कुछ चीजें पॉलिटिकल में आ जा रहे हैं कि जैसे अभी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करी गई, जिसपे काफी विद्रोह भी चल रहा है लोगों के अंदर। आप राहुल गांधी अपील करने भी जा रहे हैं, क्या ये निर्णय आपको सही दिखा कि तत्काल निर्णय लिया गया, तत्काल सदस्यता हटा दी गई, तत्काल उनका घर ले लिया गया? क्योंकि इतने साल पुराने देश के नेता हैं, राजनेताओं में गिने जाते हैं, तो क्या ये निर्णय एकदम सही है या गलत है? आपका क्या विचार है इसमें? आपको ये सोचना चाहिए, ये देश संविधान से चलता है, यहाँ पर कानून है, यहाँ पर जज हैं, यहाँ पर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। इस ऐसी जगह पर जब किसी को सजा देता है कोई, तो कोर्ट देता है। पहली बात तो ध्यान रखिए, राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। नंबर दूसरी बात, फिर वही आ रहा हूं पॉलिटिकल में, बरगलाने पे। लोगों को क्या बरगलाने वाली बातें होती है कि ये तो बीजेपी ने करा दिया, आज हमारे यहाँ ईडी की वो हो गई, आज हमारे इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, ये तो पॉलिटिक्स है, फलाना है, सजा है। ये तो वो ईडी और जो सीबीआई है, एक तरफ लोग कहते हैं मेरे जो भी कांड हो जाएगा, लोग कहेंगे भैया हमारी सीबीआई जांच करा दीजिए। दूसरी तरफ जब सीबीआई घुसती है, उनके छापा मारती है, तो कहते हैं तो बीजेपी ने करा दिया। तो दैट इज मेंटेलिटी। ये जो मेंटेलिटी है, इसमें आपको सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर ये सब मेंटेलिटी नहीं है, अगर ये तो हमारे बड़े मीडिया वाले हैं, वो खुद दिखा रहे हैं 2004 से। मेरी सुन लीजिए, अगर राहुल गांधी पे आपने प्रश्न किया था, अगर राहुल गांधी सही होते तो पहले वो कोर्ट वाली काम करते जाके, कोर्ट पे अपील करते जाके, ना कि सदन में घुसे जा रहे हैं, संसद में घुसे। जब उनकी सदस्यता खत्म हो गई तो भी संसद में क्या करने गए थे? अब वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब केजरीवाल के मंत्री जी जब जेल जाने लगे, आरोप लग रहा था, तो कोर्ट में पैरवी ना करके वो धरना प्रदर्शन करेंगे, पब्लिक आ जाएगी तो ये सब डर जाएंगे, भाग जाएंगे वापस। तो ऐसा नहीं होने वाला। सख्त गवर्नमेंट है, मानना पड़ेगा आपको। गवर्नमेंट सही है या गलत, इस पे हमारा कोई निर्णय नहीं है, लेकिन जो सच है वो सही है। कानून का राज है, कानून का राज रहेगा, इसको कोई नहीं छीन सकता। नहीं, केजरीवाल का तो सीधा सीधा यही कहना है कि हमें कोर्ट में घुसने नहीं दिया जा रहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कोर्ट के थ्रू भी बीजेपी के द्वारा चल रहा है। आप ये बताइए, किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट चले जाइए आप, कोई माइक अला रहा है कि आपको बाहर रोक लेगा या कोर्ट के अंदर नहीं जाने देगा? ऐसा आप बताओ। ये तो वकील साहब बैठे हुए हैं, तो कोर्ट के अंदर भी एक गरिमा होती है, पास बनते हैं, सारी चीजें बनती हैं, उसके अंदर आप चले गए। देखो, एक फरार अपराधी होता है, पुलिस जिसको ढूंढ रही होती है, वो कहता है कोर्ट पे सरेंडर कर देंगे, पुलिस कहती है हम लोग पकड़ लेंगे। ये तो लड़ाई होती है। आज वो कौन सा, वो पंजाब का जो भागा हुआ है, अमृतपाल को पुलिस दर दर ठोकरे मार रहे, घूम रही है। क्यों घूम रही है? तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पुलिस, ये नियम है। तो अगर पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया है, वो इसलिए कि उसको पकड़ करके हम कोर्ट के सामने खड़ा कर दें। अब वो पुलिस तो कोर्ट में ले जाने के लिए परेशान है, और केजरीवाल कह रहे हैं हमको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। ये कौन सी बात हुई? हमारी नहीं समझ में आती। अच्छा, दूसरा एक अभी ट्रेंड और ज्यादा चला था कि अतीक अहमद की गाड़ी नहीं पलटी और विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, जिससे काफी ब्राह्मणों में हमने आक्रोश देखा। ये ब्राह्मणवाद, ये कुर्मीवाद, यादववाद, मुसलमानवाद, ये देश को डुबो देगा। ये देश को डुबो ही रहा है। हर चीज या तो योगी जी ने कर दिया, या मोदी ने कर दिया, या सरकार ने कर दिया, या ब्राह्मणों ने कर दिया, या फलाने ने कर दिया, दिमागी ने कर दिया। नहीं सर, अच्छे कामों का कोई नाम लेता? अच्छे कामों का नाम कैसे लेगा? क्या जो विकास दुबे था, क्या अतीक अहमद से भी ज्यादा बड़ा गुंडा था? अरे भाई, गाड़ी पलटी, आपको मालूम है किसी का इनकाउंटर नहीं कर सकती पुलिस, आपको मालूम है क्या? ये बताया गया, बच्चों द्वारा भी बताया गया, इनकाउंटर किया। आप नॉलेज के लिए समझ लीजिए, किसी भी
क्रिमिनल का इनकाउंटर पुलिस नहीं कर सकती, उसको भी कोर्ट में खड़ा होकर के जवाब देना पड़ता है। अगर नहीं देगा तो जेल चला जाएगा, उसको भी सजा हो जाएगी, उसको भी फांसी हो जाएगी। अच्छा, तो इस तरह से इनकाउंटर नहीं ये गलत नहीं है मान लिया, लेकिन जो अमर दुबे था, अमर था लड़का, अमर की वाइफ सिर्फ 7 दिन पहले शादी हुई थी, जिसपे बहुत ज्यादा विवाद चला, उसकी जमानत अभी हुई है। तो क्या वो कोर्ट के नजर में वो भी दोषी थी जिसकी 7 दिन पहले शादी हुई थी? मैं ये कहता हूँ कोर्ट पुलिस ने किस बिहार पे उसको जाके अंदर डाल दिया? तो आप जाके वकीलों से बात करिए, कोर्ट देखिए, उसकी फाइल देखिए जाकर के कि कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। जजमेंट आता है, हाई कोर्ट के जजमेंट पब्लिश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऑनलाइन होते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन होती है। बड़े बड़े हजारों लाखों करोड़ों वकील होंगे, सब वकील जो है उनके सब जजमेंट को पढ़ते हैं। वो बेवकूफ थोड़ी ना है, कोई क्या जजमेंट कानून के अगेंस्ट नहीं दे सकता। ये बात हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अपनी मर्जी पे तो अगर हमको जज बना दो तो हम रोज किसी को बिल दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, किसी को जेल भेज दे रहे हैं, किसी को कोई कालाजी का घर है क्या? सब कानून लिखा हुआ है, कानून के तहत ही सारी चीजें हो रही हैं। देश ये राजनीति। मैं इस देश को सुधारने के लिए सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप वोट मांगिए, वोट लीजिए। जैसे मेरे पास इसमें है कि नहीं है? नहीं है। हमारी अपनी खुद की एक पार्टी है, सामाजिक नवनिर्माण पार्टी। अब आप कहोगे कि आप तो संगठन चलाते हो, यही प्रश्न ही आने वाला है कि आप कह रहे सब पार्टियां दिखाती हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, बाद में पार्टी के नेता बन जाते हैं, वही फिर आप कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुल के बता रहा हूँ आपको। आपके क्वेश्चन करने से पहले ही बता दिया मैंने, टॉपिक आ गया कि सामाजिक नवनिर्माण पार्टी मेरी रजिस्टर्ड, भारत सरकार से रजिस्टर्ड, चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है। वो मैंने क्यों कराई है? वो इसलिए कराई है कि आप जाकर के जातिवाद पे वोट मांगो, आप जाके हिंदुत्व पे वोट मांगो, आप जाकर के दलितों पे वोट मांगो, आप बाबा साहब पे वोट मांगोगे, आप इसके बाद मैं रंगबाज बनाऊंगा और रंगबाज के सिद्धांत बताऊंगा और रंगबाज सही बना रहा हूं नहीं बना रहा पूछ करके आपसे वोट मांगूंगा। हम अपने सिद्धांतों के तहत आपसे वोट मांगेंगे, अगर आप संतुष्ट होंगे तो आप हमको जिता देंगे। और वहां पर सदन में, संसद में, विधानसभा में हमारे जो रंगबाज भाई हैं हर वर्ग के, उनको चुन करके वहां भेजेंगे, बदलाव तब आएगा। अच्छा, एक हमारा एम है, लक्ष्य है। एक अहम सवाल जो जिससे विपक्षी कह रहे हैं कि हम देश को बदल डालेंगे, जैसे बिहार में जातिगत जनगणना चल रही है, जो आपने क्योंकि पहले बोला भी, तो आपको क्या लगता है जातिगत जनगणना होनी चाहिए या एक ऐसे प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? 1000 बार मैं कहता हूँ, 1 लाख बार कहता हूँ कि ये जातिवाद की जनगणना का मैं विरोध करता हूँ। इसलिए विरोध करता हूँ, आज आपको नहीं मालूम ब्राह्मण है कितने, आज कुर्मियों को नहीं मालूम है कितने कुर्मी हैं, यादवों को नहीं मालूम है कितने यादव, फलाने के सारे लोगों को नहीं मालूम कितने हैं, एग्जैक्ट नहीं मालूम है। ये पहले गणना हुई थी तब का उनको आंकड़ा मालूम है और ये अपना लगाए रहते हैं। तो अगर पिछड़ा जाति लिखते, ओबीसी लिखते, ओबीसी में 50 तो हैं, ये सबसे बड़ा देखो दलित एक हो गए। आज मैं मान के चल रहा हूँ, मैं आपके सामने कह भी रहा हूँ सबसे कि एक जो सवर्ण वर्ग है वो किसी वजह से आगे रहा होगा, इस पे हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन वो एक बना करके पढ़ लिख करके और ज्यादा ध्यान न दे करके अपने काम में लग करके आगे प्रोग्रेसिव रहता है। ये दलित वर्ग भी या तो बहुत पिछड़ा होने की वजह से या गरीब होने की वजह से ये एक हो गया। आज ये चाहे अपने हरिजन एक्ट की वजह से या किसी वजह से ये आज तेजी से अपनी पावर बढ़ा रहा है। अब कितना आगे जा रहा है, क्या जा रहा है, ये आंकड़ा नहीं मेरे पास, लेकिन इसने एकता बना करके अपने को आगे बढ़ाया। अब एक वर्ग आ गया ओबीसी वर्ग सबसे बड़ा बेवकूफ वर्ग है, क्योंकि इनकी अपनी सोच सिर्फ जातियों में बटी हुई है। आज कह दो ओबीसी का एक कोई भी वो रैली हो जाए या कुछ हो जाए, ये नहीं आ सकते। यादव कह रहे वो तो यादवों के मंच पे कुर्मी क्यों जाएंगे, हम क्यों जाएंगे? अरे वो कुर्मियों का हो रहा तो हम क्यों जाएंगे? वो कह रहे हैं उसका मौर्य जी का हो रहा तो मैं क्यों जाऊंगा? तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी मंच पे कोई दूसरा आदमी नहीं चढ़ सकता। ये बंटवारा, एकता दुनिया का सबसे बड़ा एक की पॉइंट है, की है कि चाबी से तभी खुलेगी सफलता का रास्ता जब आप एक होगे। हम चूंकि कुर्मी हैं तो कुर्मी करके कभी कुर्मी एक होता ही नहीं है, सारी जगह बटा हुआ है।
क्योंकि ये अपने को पढ़ा लिखा समझते हैं या कुछ भी समझते हैं, ये सब जगह बटे हो रहे हैं। बटने की वजह से ये कभी अपने को पावरफुल नहीं बना सकते। तो जो हमारा एक मानना है कि यू शुड नॉट, कभी भी आप पावरफुल नहीं हो सकते जब तक आप में एकता नहीं है। नहीं, तो एकता के लिए तो भारत जो भारतीय जनता पार्टी है इस समय सनातन धर्म की बात कर रही है, कहती है एकता आएगी, अखंड भारत की बात कर रही है कि एकता आएगी। उसी के साथ साथ वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये तो सारे एकता के लिए ये तो कर रहे हैं। हाँ। भाई एक बात बताओ, हिंदू राष्ट्र की बात करना एकता बढ़ाने का मैं रंगबाज बना रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? क्या अनेकता की बात कर रहा हूँ? मैं भी तो एकता की बात कर रहा हूँ। वो समाजवादी पार्टी बना करके वो जातिवाद करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो भी तो अपने एकता की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी में सब लोग आ जाओ। बीजेपी हिंदू कहती है, भाई इसमें हम नहीं जाएंगे तर्कों में। अगर ये जातियां सब खत्म कर दो, एक सोचो, कल्पना करो, सारी जातियां खत्म हो गई, सब कहते हैं मैं हिंदू हूं, बुराई क्या है? बुराई क्या है? ये इसका समर्थन भी हुआ। बुराई क्या है? तो अगर सही देखो, एक क्वेश्चन के एक आंसर, दो आंसर, तीन आंसर होते हैं, एक यस, एक नो और एक पता नहीं। तो अगर हिंदू सब लोग मानने लगे, अपने को कहने लगे या मानने लगे, सब लोग लिखने लगे कि जाति सब लोग हटा देते हैं, तो आपको कोई दिक्कत आई क्या? नहीं, हिंदू राष्ट्र का मैं तो समर्थन करता हूं, मैं बोल भी चुका हूं, क्योंकि आपसे ये पूछा कि हिंदू राष्ट्र के बारे में आप समर्थन करना हमारा मोटो नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर आप हिंदू लिख देते हैं या आप भारतीय लिख देते हैं या आप कई नाम आते हैं इसमें, सनातनी, मूल निवासी और फलाना निवासी, हम तो कह रहे हैं सब लोग रंगबाज बनो। हम कह रहे हैं पूरा हिंदुस्तान रंगबाज बने, ना हिंदू बने, ना मुसलमान बने, ना सिख बने, ना ईसाई बने, सारे लोग रंगबाज बने। रंगबाज का मतलब शिक्षा, रंगबाज का मतलब योग्यता, रंगबाज का मतलब हुनर, पढ़ा लिखा होना, जागरूक होना, बहुत कुछ होना, वो रंगबाज बनेगा। आपने सबसे पहले लाइन क्या बताई थी? जो आपका एक ट्रेंड चला रहा मैंने फेसबुक, बताइए क्या लाइन है? कि अगर ऊंचा उड़ना है तो बाज बनो और अगर योग्य होना है तो रंगबाज। हमारा आदर्श, आपका भी नाम आदर्श है जी, राम भी आदर्श है। देखो एक बात और गौर से बता दूं कि जो जिसके अंदर सारे गुण थे वो क्या कहलाए? भगवान कहलाए, भगवान जी। जो बहुत बड़े बड़े काम करके गए और चले गए, अमर हो गए, महापुरुष कहलाए, वो महापुरुष कहलाए। आज आदर्श जी आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि आज के डेट में जो बड़े बड़े काम कर रहा है, जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है या बहुत ऊंचे लेवल पे काम कर रहा है, उनको आप क्या कहते हो? क्या कहते हो? एक वर्ड बताओ। अच्छे लेवल वो बिजनेसमैन है। अरे भाई, कोई प्रधानमंत्री है, कोई अमिताभ बच्चन है, कोई कलाकार है, कोई सब बड़े बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं ना, बहुत जो हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको आप क्या कहते हैं? सारे मिक्स मिला के एक शब्द बताओ उनको। वो भी सर्व समाज में योग्य और एक शब्द जब वो उसमें निकल जाते हैं उसके बाद उन्हें सम्मानित किया जाता है किसी भूषण से, पदक भूषण से। सम्मानित शब्द नहीं, एक शब्द जानते क्या? मैं बता रहा हूँ, जो इस समाज में बड़ा कर रहे हैं, ऊंचाइयों पे उड़ रहे हैं और बहुत लोगों के सामने अपना एक मतलब नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जो हीरो हीरोइन और क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं। नहीं, उसको एक एक्टर बोलते हैं और एक और होता है उसको बोलते हैं कि हाँ ये है सेलिब्रिटीज। तो जो सेलिब्रिटीज कह दो इसको, वो हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं रंगबाज। नहीं, यही रंगबाज कहते हैं। रंगबाज कहोगे, पूछोगे कि है कौन रंगबाज? रंगबाज ये है कि जो भाई साहब अरे क्या करें, कोई काम नहीं मिल रहा है तो पैसा नहीं तो सर यहीं पे थोड़ा वो रंगबाज है जो सेलिब्रिटीज है, लेकिन यहीं पे थोड़ा आपको कट करना चाहूंगा ये चीजें कि जब अतीक अहमद सपा सरकार थी तो अतीक अहमद रंगबाज थे, कोई दाग नहीं लगा था। बीजेपी सरकार में उनपे दाग लग गया तो क्या आप भी रंगबाज हैं? अरे भाई, रंगबाज की परिभाषा ही नहीं समझ पाए। जो पहली लाइन में बताया था, जो रंगबाज वही होता है जो गुंडा बदमाश नहीं होता है। रंगबाज
एक ऐसा एनर्जेटिक शब्द है, एक रंगबाज एक ऐसा ऊर्जावान शब्द है। गुंडा बदमाश एक ऐसा दहशत देने वाला शब्द है कि लोग उससे डरते हैं। उसका फोन आ जाता है, वो उगाही करता है, वो पैसे देता है, छीनता है। क्यों डरता है? रंगबाज कभी पुलिस से नहीं डरते, रंगबाज पुलिस से नहीं डरते। मोदी डरते हैं, योगी डरते हैं, अखिलेश यादव डरते हैं, मायावती पुलिस से डरती है। सत्ता पे बैठे ना, सत्ता पे बैठे ये कहाँ सत्ता? मायावती सत्ता में है, यो अखिलेश यादव सत्ता में है। ये बात नहीं, देखिए यहीं पे सर दिक्कत आती है समझने में हमारे। ये चीजें समझिए कि मान लिया मुलायम सिंह ने राम मंदिर पे जो भक्त थे उन पे लाठी चलवाई, लाठी चलवाई। ये बाद में, उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तो मान लिया हमने कि मुलायम सिंह रंगबाज है। बाद में भाई मुलायम सिंह पर केस निकल के आ गया 10 साल बाद। एक बात बताइए, आप इधर आइए, बहुत गौर से सुनिएगा जी। आप पिस्टल लगा लीजिए, ठीक है, आप बाहर जाइए और मैं भी पिस्टल लगा लेता हूं, और मेरे पास वर्दी हो, लिखा हुआ IPS। रंगबाज कौन है? मैं तुमको मार दूंगा तो मुझे नहीं मार पाओगे, मैं तुमको जेल भेज दूंगा, मैं तुमको उठा के कॉलर पकड़ के घसीट लाऊंगा। ये IPS रंगबाज है, ये अंदर समझिए आप। यहाँ पे सर नेता रंगबाज है, दो बातें आ गई। नेता रंगबाज है, नेता इसलिए रंगबाज है। यहाँ पे भी सर दो बातें आ गई। एक तरफ आप कहते हैं जिसका आत्मबल मजबूत है वो रंगबाज हो सकता है, IPS डरपोक टाइप का खड़ा हो, और नया युवा एकदम तगड़ा तंदुरुस्त बहुत आत्मबल का मजबूत आदमी खड़ा हो, वो IPS को ठोक दे। आत्मबल का मजबूत का मतलब गुंडे में भी आत्मबल होता है, और तभी तो वो गोली चलाता है, तभी गोली चलाता, जहाँ पर मारता तभी गुंडे में तो और ज्यादा आत्मबल। मैं कह रहा हूँ गुंडों में भी आत्मबल होता है और शरीफों में भी आत्मबल होता है, दोनों में आत्मबल होता है, लेकिन सही दिशा में कौन उसका उपयोग कर रहा है, दैट इज रंगबाज। अब आप समझ? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही है जो सही दिशा चुन के युवा जा रहा है आपकी नजर में वो रंगबाज है, और जो गलत दिशा से जा रहा है वो गुंडा बदमाश है। उससे हमारा कोई लेना देना, हम रंगबाज बनने की तरफ हमारे संगठन में प्रेरित करते हैं। किसी को शामिल नहीं किया जाता जल्दी, इसलिए नहीं किया जाता, कल की डेट में वो दारू पी करके पैसा छीन गया, रंगबाज हूं मैं। रंगबाज तुम नहीं हो, उठा के बंद कर दिए जाओगे, चले जाओगे जेल। तो जो कानून के खिलाफ है वो रंगबाजी गुंडा बदमाश है, जो कानून के साथ है वो रंगबाज। बहुत सही पटेल जी ने आज बताया, क्योंकि युवाओं के लिए भी बताया कि बहकावे में ना आए पार्टियों के, आगे बढ़े, शिक्षा हुनर की शिक्षा योग्यता और हुनर से आप आगे बढ़ो तो आप रंगबाज हैं। अगर आप गलत दिशा में जाके गुंडा बदमाश बनेंगे तो आप रंगबाज नहीं हैं। हाँ नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं कि आप, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे कुछ भी आप समझ लीजिए, आप एक मूल मंत्र सोचिए कि आपको अपने को मजबूत करना है। कैसे मजबूत होगा? जब जेब में पैसा आएगा। पैसा कैसे आएगा? या तो आप बिजनेस करोगे, या नौकरी करोगे, या कुछ भी काम करोगे, उसके आएगा। उसके लिए आपको शिक्षा तो चाहिए ही चाहिए, आपको कुछ काम तो सीखना ही पड़ेगा। आप मैकेनिक बन जाओ, आप कार बनाना सीख जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप डॉक्टरी बन जाओ, लोगों को ठीक कर दो, तो आप एक हुनर सीखिए। 50 साल हो गए, कलाकार बन जाइए, अमिताभ बच्चन की तरह बन जाइए, आप क्रिकेट खेलने लगिए, आप बैडमिंटन खेलने लगिए, आप कला आर्टिस्ट आर्ट बनाने लगिए, आप कुछ भी करिए, एक हुनर सीखिए, बहुत जरूरी है। ये मूल मंत्र है आपकी जेब में पैसा आने की। पैसा निकालने वाले तो बहुत लगे हुए, सब राजनीतिक दल चाहते हैं भैया इतना पैसा लाओ, फलानी रैली में चलना है, फलाना ये जगह चलना है। आपने सोचा कि यार कोई पद मिल जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, तो आप क्या हुआ, उनके पीछे पीछे अपना पैसा बर्बाद करने लगे, भागने लगे, और आपने जो काम सीखना था उसको छोड़ दिया। जी जी। तो कहने का मतलब है आप अपने एक मूल विचार को, मूल चीज को याद रखिए कि आपको पढ़ना है, आपको भाषण देना सीखना। नेता बनना है ना आपको, तो नेता बनने के लिए भाषण ही नहीं दे पाओगे तो कैसे होगा? रोज भाषण देना सीखिए अगर नेता बनने का विचार है, और पढ़ाई करिए। अगर नॉलेज नहीं हो तो भाषण बोलेंगे क्या? तो ये सब आप घर में जब पढ़ करके तैयार कर लोगे अपने आप को, जब आप समाज में निकलोगे तो लोग बोलेंगे, सर जवाब दोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये मूल मंत्र है। तो आपको रंगबाज बनने का मतलब दूसरा ये है कि ये जो पार्टियां हैं, जो राजनीति है, जो एटमॉस्फेयर फैलाया जाता है, शुरू से आपको कहा जाता है आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आप शूद्र हो, आप शोषित हो, आप वंचित हो, आप फलाने हो, ढिमाके हो। तो आपका जो मानसिक स्तर को गिराने वाला जो है, जो लोग कहते हैं सवर्ण ये करते हैं,
अरे भाई आप 80% हो, 85% हो, वो 15% तो है। वो कहाँ से 85% को समझा देते? आप समझ क्यों लेते हो? आप क्यों समझ लेते हो? 1 मिनट, बहुत जरूरी काम है। बात है, आप इस चीज को समझते समझते नहीं समझ पा रहे हो कि ये चीज गलत है, कि आपको जो इन सब जातिवाद और फलानी चीजों में फंसा करके आपका दिमाग नीचे डाउन किया जा रहा है। जो अंग्रेजों ने किया था, मानसिक गुलामी जिसको कहते हैं, हम लोग मानसिक गुलामी को दूर करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।